इस चीज से अंदाजा लगा ले। मैं आज खुद, पहले मैं कहता था कि मेरा फैसला गलत है, पर मैं आज खुद इतने बंदों के सामने कहता हूँ मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। अस्सलामुअलैकुम आई सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। बात करते हैं इफ्रा खान यानी कि तैयबा तनवीर की। आप लोग जानते हैं जब से उन्होंने आरटीएस प्रोग्राम के अंदर शिरकत की तब से लेकर अब तक उनकी एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे लगे हुए हैं जो कि इफ्रा खान को एक्सपोज कर रहे हैं। जी हाँ, उनका एक्सपोज करने का मकसद ये था कि इफ्रा खान ने जो बातें कहीं, जो उन्होंने फड़े मारी, जो वहां पर उन्होंने ऑडियंस को कहा कि तुम होते कौन हो मेरे ऊपर बात करने वाले, पता नहीं उन्होंने जो किया सही किया या फिर उनका जो एक बहुत ही ज्यादा बोल्ड और बेबाक अंदाज था कि अगर कोई है मुझ जैसा खूबसूरत तो मुझे टैग करे, क्योंकि मुझसे ज्यादा खूबसूरत पाकिस्तान के अंदर कोई है ही नहीं। इसके साथ दो दो गार्ड, सिक्योरिटी और डाले का जो ट्रेंड इफ्रा खान यानी तैयबा तनवीर ने स्टार्ट किया था, तो बस फिर जैसे ही आरटीएस प्रोग्राम में आई और बड़ी बड़ी फड़े मारी तो कुछ लोगों ने इन्हें बैडली एक्सपोज करना शुरू कर दिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहीं से सिलसिला बढ़ता चला गया और ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि इफ्रा खान जो है वो इसको बर्दाश्त, यानी कि उनकी बर्दाश्त जो है वो जवाब दे गई। बिल आखिर उन्होंने आरटीएस प्रोग्राम के अंदर अपने मामू का जिक्र किया था, यानी कि मेरी मामा के भाई का जिक्र किया था, जिन्होंने इफ्रा खान यानी तैयबा तनवीर के ऊपर जुल्म किया, मारा पीटा उनको। और वो कहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस जो है उन्होंने किया और उसकी वजह उन्होंने नहीं बताई थी। ऐसी बातें करने के बाद जाहिर सी बात है जब ये बातें खानदान में गई तो खानदान के लोग कहाँ चुप रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कि इनकी फैमिली में से इनके मामू, इनके एक्स हस्बैंड, इनकी एक्स जो नंदें थी, वो सोशल मीडिया पर आई और उन्होंने अपना भी मौक़िफ़ सामने रखा। जी हाँ, उन्होंने कहा, इनके मामू ने बताया उन्होंने कि आखिर उन्होंने इसको क्यों मारा। बल्कि वो कहते हैं कि सिर्फ मैंने नहीं बल्कि इसके भाइयों ने और इसकी वालिदा ने भी इसको मारा था क्योंकि ये रात भर घर से गायब रही थी। ये गुफ्तगू इनके मामू की जब सोशल मीडिया पर आई तो जाहिर सी बात है इफ्रा खान की और उनकी फैमिली को बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि मामू कौन होते हैं, हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो मीडिया पर लेकर आए। जबकि पहले तो इन्होंने की आरटीएस प्रोग्राम के अंदर आकर अपने मामू का नाम लेकर। इसके साथ ही लड़ाई बढ़ती चली गई और बादशाह इनके जो एक्स हस्बैंड हैं वो भी सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि इफ्रा खान ने मेरी बहनों का नाम लेकर मरियम नवाज जो हैं उनसे अपील की है कि हमें जी इंसाफ दिलवाया जाए। तो लिहाजा उन्होंने भी आकर मीडिया पर अपना मौक़िफ़ दिया। मैं चाहूँगी कि जो उन्होंने कहा वो आपके बारे में कुछ जानना चाह रहे थे, मैंने अब मजबूरन आपसे रब्ता किया जी। और बात यह है कि जो मोमिना शाहीन और महम शाहीन है वो मेरी बहन है। कौन? मोमिना शाहीन और महम शाहीन मेरी बहन है। मोमिना शाहीन और महम शाहीन आपकी सिस्टर्स हैं? जी, मैं इटली में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कम से कम कोई 4 से 5 साल हो गए। मैं बात ये कर रहा था कि मुझे उसने, यानी कि मुझे तो नहीं, खैर उसने मेरी फैमिली को तंग किया हुआ क्योंकि मैं अभी हूँ बाहर और उसने रात ही ना हमारे खिलाफ दरखास्त दी हुई है। क्या दरखास्त? उसने हमारे खिलाफ दरखास्त दे दिया। हाँ जी। किस चीज़ की दरखास्त? मलिक साहब, उसने थाने में जाके बोला, उसने ना हमारे खिलाफ जाके दरखास्त दिया है, ठीक है, डिफेंस में। तो आप बेशक रब्ता कर सकते हैं, पर अभी इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो कि जिससे मजीद मेरे लिए परेशानी पैदा हो, क्योंकि वो मेरी बहनों को जलील करना चाह रही है। हालांकि मेरी बहन ने अपने, हमारा इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है, तो मैं इस वक्त बाहर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हाँ जी, नहीं बिलाल भाई, मेरा तो कुछ सवाल बनते हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि जी जी, मैं तो नहीं जानता कि, मैंने तो पहली दफा नाम सुना कोई महम है कोई मोमिना है, ये दो जो कि जाहिर बात है वो मेरी सिस्टर है, जो उसकी शादी मेरे साथ हुई थी। गुजारिश है कि जिस तरह अब ये, क्योंकि जिस तरह इसने वीडियो बयान पे बताया ना कि महम शाहीन ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो इसलिए मेरा नाम नहीं लिया। मेरी फिर इसके भाई से भी बात की, मैंने उससे बात किया, मैंने देखो भाई तुम्हारा जो अपना मसला जहाँ पे लगी रहे ना, मैंने आज तक पीछे पैरवाई किया ना, मुझे कोई ज़रूरत है तो आपकी मेहरबानी, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। तो वो मुझे आगे से कहता नहीं जी वो मेरी बहनें भी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी है। वो ये शुरू से ही नहीं बनती है, पीछे ना मेरी सिस्टर ने, जो आपने मैसेज नहीं था किए कि ये प्रोस्टिट्यूटर है जो भी है, तो मेरी सिस्टर ने उसे इतना कहा कि ये क्या है, उसने बड़ी वाहियात लैंग्वेज यूज की, गालियां दी, तुम कौन होती हो, ऐसे है वैसे है, बड़ी गंदी। मेरी बेचारी बहन जो है उसने उसी टाइम लीव आउट करके, उसने, मैंने कहा यार तुमने उसकी वो रिकॉर्डिंग तो सेव करनी थी, अपने पास रखनी थी, आज जैसे वो इल्जाम लगा रही है तुम। मैं जाके थाने में ये कहता कि ये देखें ये मेरी बहन को जाके इस तरह गालियां निकाल रही है, बदतमीजी कर रही है, उसने बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज की। वो कहती कि मैं रो रही थी कि मैं इसको अब क्या बोलूँ, हालांकि मेरे चाचे की बेटी है, तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों ऐसा कर रही है। हमारा भाई आपसे लिंक नहीं है, तो मैंने उसको ये बोला कि 14 साल पहले एक की गाड़ी खत्म हो गया, हमारे बड़े खत्म कर गए हैं, तो तुम इसको क्यों। मेरा क्या मकसद था इसको एक्सपोज करने का? एक कोई मकसद बुरा नहीं था, आपने तो यही कहा कभी
माफी मांगी। झूठ। हाँ, माफी मांगे, मेरी पहली वीडियो थी, माफी मांगो तो तुम गलती की है, और जिस बिना पे जो एक इमेज जो पाकिस्तान की बच्चों को दे रहे हो ना, ये लड़की, ये हमारा ये वो फलाना ढिमकाना, ये नहीं होना चाहिए। माफी मांगो, तुम्हारा रास्ता वो, मेरा रास्ता वो, ठीक है। इसलिए आके उल्टा मेरी ब्रॉड पे आके मुझे धमकी दी कि भाई तू पाकिस्तान आ, तेरी खैर नहीं। हमारे पास जब ये शादी हुई थी तो शादी के जब ये मेरा डाइवोर्स का मसला बन गया तो उसके बाद ना ये मेरे वालिद साहब ने जितनी भी तस्वीरें जो उस वक्त मेमोरी कार्ड में होती थी तो वो वालिद साहब ने सब कुछ जला दिया था, जो तस्वीरें बनी सब कुछ जला दिया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब के भाई की बेटी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये ना मैं ये घर में थी, ये अपने घर में भी छुप के सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी, आपसे शादी से पहले भी, ठीक है। हाँ जी, नहीं ये तो मुझे उसने शादी वाले दिन मेरी बड़ी इससे बहस हुई थी, क्योंकि जब शादी हुई थी तो ये नहीं थी शादी करना चाहती, तो मैंने इससे गुजारिश की थी, मैंने कहा अगर तुम नहीं थी करना चाहती तो मुझे बता देती, मैं इल्जाम अपने पे ले लेता, जबरदस्ती क्यों करें। तो वो मेरे बड़े उससे दो भाइयों ने एक दूसरे का साथ दिया, सिर्फ एक दूसरे का साथ दिया कि ताकि चलो मेरे भाई के सर में से बोझ उतर जाए, ठीक है, बेटी का। और वो आगे उस बंदी ने क्या किया, उसने अच्छा नहीं किया। उसने यकीन जाने इतने अच्छे ये चारों भाई थे, इसने उनको इतनी तकलीफ दी है, मैं तो कहता हूँ वो तो फोट हो गए सारे, ठीक है। सारा कुछ हमें बना के करके आगे मैंने तो सारी उन्होंने किया है, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है जितने वो अच्छे थे। हमारी फैमिली में से मेरे ख्याल से एक भी बंदा उनके मुताबिक नहीं है। अगर आप मोहल्ले में गए आपको ये भी बताया होगा कि ये सुना आपने। और अब आपको बताती चलूं कि इनके जो मामू हैं इस वक्त वो बकौल इफ्रा खान के अरेस्ट हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उन पर एफआईआर दर्ज करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि तैयबा हैं, और तैयबा तनवीर यानी इफ्रा खान ने उनको बुलाया वहाँ पर और एसएचओ से ना सिर्फ उन पर थप्पड़ उनको पड़वाए, ना सिर्फ बल्कि उन पर मारपीट की, बल्कि उनको वहाँ पर अरेस्ट भी करवा दिया है अपने सोर्सेज को यूज़ करते हुए। अब इनके मामू और इनकी फैमिली की जानिब से मुख्तलिफ लोग सामने आ रहे हैं कि आखिर तैयबा जो हैं ये क्या चाहती हैं और ये हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़ गई हैं। इनके एक्स हस्बैंड कहते हैं कि मैं इस मामले में नहीं आना चाहता क्योंकि मेरी बहनें शादीशुदा हैं, लेकिन ये लड़की जो है हमारे पूरे ख़ानदान को जलील करने पर आई हुई है। इसी तरह की कुछ बातें जो हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसमें अपना मौक़िफ़ क्या रखती हैं मैं चाहूँगी इफ्रा खान की ज़ुबानी आप लोग भी। हाय एवरीवन, दिस इज़ मी फरहान। ओके, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ठीक है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान आपको जितना मर्जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपके साथ जितना भी बुरा कर ले, वो जो ऊपर अल्लाह के साथ बैठी हुई है ना, वो इंसाफ करने वाली है। ओके, ये मेरा बड़ा ही एक कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट मैटर था, फैमिली मैटर था, जिसको मैं मीडिया में नहीं लेकर आना चाहती थी, ना ही मैं कभी लेकर आई हूँ। ओके, मैंने अपनी पास्ट स्टोरी बताई थी, लेकिन पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, 95% तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि उसमें बदनामी होती है। तो मैंने रिश्तेदारों की इसलिए मैंने नहीं बताया, रिश्तेदार नहीं क्योंकि दुश्मनदारों की, 2 फैमिली दुश्मन है मेरी ख़ानदान में, जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है। जैसे कुछ दिनों पहले जो ही मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ, मामू ने मारा, डोमेस्टिक वायलेंस किया था आज से कुछ साल पहले, ठीक है। उसी मामू की वही जो मेरी मम्मा के बड़े भाई हैं मलिक खालिद साहब, उनकी ना थ्रेटनिंग कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि अपनी बेटी को समझा लो, इसको पट्टा डाल लो, ये कर लो, मैं वो कर दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। बुढ़ी कहती है उसकी फौजिया खालिद, तुसी सारे पिछड़ जो मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चा उसका चूजा कहता है कि तुसी सारे पिछड़ जो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बारे में डायरेक्ट कॉल्स नहीं आई, किसी के थ्रू आई ना, क्योंकि हम लोग का उनसे कोई लेन देन कोई लिंक नहीं है। आज चूंकि मैं उनके अगेंस्ट इसी मामले के रिलेटेड एप्लीकेशन दे चुकी हुई थी, खामोशी के साथ, बगैर उनको रिस्पॉन्ड किया एप्लीकेशन दे चुकी हुई थी। और एप्लीकेशन देने में आज जब मैं गई हूँ, आज हम दोनों पार्टीज को जो है ना वो बुलाया हुआ था, आज मैं गई और आज उस बंदे ने, वो मलिक खालिद ने, जो बदामी बाग में काम करते हैं, एक नंबर के फ्रॉडी हैं, उन्होंने, जिनको औरत की इज्जत नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि जो मर्जी मैं उनकी कहीं ना कहीं भांजी लगती हूँ, मैं किसी की बहन बेटी इज्जत हो सकती हूँ, उन्होंने ना समझाओ, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की बहन बेटी को इज्जत दी नहीं है। उन्होंने एसएचओ के ऑफिस में मुझे लाइफ थ्रेटनिंग की, मुझे घूरा, मुझे लाइफ थ्रेटनिंग की, मेरे ऊपर पड़ रहे थे मारने को। एसएचओ के ऑफिस में 50 लोगों में उन्होंने ये हरकत की। उसी टाइम उन पे एफआईआर हुई है और उसी टाइम उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया है। और हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो हमारी सीएम साहिबा है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसे मर्दों को जो एसएचओ के ऑफिस में लिहाज नहीं कर सकते, वहां पे मुझे थ्रेटन कर सकते हैं, वहां पे मुझे गाली दे सकते हैं, वहां मुझे धमका सकते हैं, वहां मुझे मारने को पड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं आई वॉज राइट,
मैंने राइट डिसीजन लिया। आज वो पुलिस स्टेशन, आज वो अरेस्टेड है, जेल के अंदर है, और इसका सबूत मैं साथ लगा भी रही हूँ। ठीक है, उन पे उसी वक्त एफआईआर हुई है, क्योंकि मैं वहां पे फिर एसएचओ को कहा कि ये देख ले आपके सामने जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी, ये देख ले सबूत, जीता जागता सबूत। और उस बंदे ने ब्रॉड में भी ये माना है कि उसने मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया था, और ब्रॉड में आके उसने गालियां भी दी मुझे, ब्रॉड में आके उसने जो भी बोला। आज वो एसएचओ के ऑफिस में, डीएचए के एसएचओ के ऑफिस में वो लाइव मुझ पे पड़ा थ्रेटनिंग की, मुझे घूरा और मुझे लाइव थ्रेटनिंग की एसएचओ के सामने, और भी जितने ऑफिशियल्स थे उनके सामने, और भी 40-50 लोग जो थे उनके सामने। और अभी वो जेल में है, उन पे एफआईआर हो चुकी हुई है इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट। ठीक है, और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हमारी गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से, कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इनको ना बेल दी जानी चाहिए, ना इनको छोड़ा जाना चाहिए। जो औरत को 50 लोगों में बैठ के ना सिर्फ धमका रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए कोई बेल नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कोई इजी हैंड नहीं देना चाहिए। बाकी मैं उनकी पिक्चर भी लगा रही हूँ जो वो अरेस्ट है। तो ये एक कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेवास होती है, ये होती है बेवास अल्लाह की लाठी। आपने मेरे बारे में आके जो भी झूठ बका, अभी तो मैंने सारे सच रखने हैं, या अल्लाह ने आपको, अल्लाह की पकड़ में आप आए हैं। खैर, मैं ये सब कुछ चाहती नहीं थी, ये सब कुछ स्टार्ट किया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि इनसे मेरी इज्जत और शोहरत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला करने वाला, जो मामला करने वाला, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह की ज़ात पूछने वाली है। जालिमों के खिलाफ इफ्रा खान खड़ी हुई है, जालिम मर्दों के खिलाफ खड़ी हुई है, वुमेन राइट्स के लिए खड़ी हुई है। इफ्रा खान आखिरी दम तक लड़ेगी इंशाल्लाह। मलिक खालिद फिरदौस से जो है ना, मुझे और मेरी फैमिली को इज्जत जान माल का ख़तरा है। मैंने पहले दिन से ये बात कहना चाहती थी, मैंने उस चीज़ को फिर भी कंट्रोल करके रखा, लेकिन अब मैं ओपनली कह रही हूँ, है तो है, दैट्स इट। ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई कि उनका बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान भी जेल के अंदर है। ठीक है, ये वही लोग हैं, ये वही फैमिली हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहे थे। इन्होंने लाइव एसएचओ के ऑफिस में भी मुझे वही थ्रेटन ही किया, तो जिसकी वजह से इन पे फ़ौरन एफआईआर दी एसएचओ साहब ने, और ये अरेस्टेड है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि इनकी बेल भी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की, जो औरत को इतना थ्रेटन करें, जो एसएचओ के ऑफिस तक लिहाज ना करें। ये डोमेस्टिक वायलेंस तो कर चुके हुए हैं, चूंकि अब 6 साल से हम इनको नहीं मिलते, वरना ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आज भी आए होते। आज जिस तरह मुझे एसएचओ के ऑफिस में पड़े हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस आज भी उन्होंने कर देना था, लेकिन उससे कम भी उन्होंने नहीं किया। हाय एवरीवन, दिस इज मी फरहान। ओके, वतुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ठीक है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान आपको जितना मर्जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, आपके साथ जितना भी बुरा कर ले, वो जो ऊपर अल्लाह के साथ बैठी हुई है ना, वो इंसाफ करने वाली है। ओके, ये मेरा बड़ा ही एक कॉन्फिडेंशियल और प्राइवेट मैटर था, फैमिली मैटर था, जिसको मैं मीडिया में नहीं लेकर आना चाहती थी, ना ही मैं कभी लेकर आई हूँ। ओके, मैंने अपनी पास्ट स्टोरी बताई थी, लेकिन पास्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, 95% तो मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि उसमें बदनामी होती है। तो मैंने रिश्तेदारों की इसलिए मैंने नहीं बताया, रिश्तेदार नहीं क्योंकि दुश्मनदारों की 2 फैमिली दुश्मन है मेरी ख़ानदान में, जिनके बारे में मैंने नहीं बताया है। जैसे कुछ दिनों पहले जो ही मेरा इंटरव्यू वायरल हुआ, मामू ने मारा, डोमेस्टिक वायलेंस किया था आज से कुछ साल पहले। ठीक है, उसी मामू की, वही जो मेरी मम्मा के बड़े भाई हैं मलिक खालिद साहब, उनकी ना थ्रेटनिंग कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं कि अपनी बेटी को समझा लो, इसको पट्टा डाल लो, ये कर लो, मैं वो कर दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। बुढ़ी कहती है उसकी, फौजिया खालिद, तुसी सारे पिछड़ जो मैं नहीं छोड़ूंगा। बच्चा उसका चूजा कहता है कि तुसी सारे पिछड़ जो मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे बारे में डायरेक्ट कॉल्स नहीं आई, किसी के थ्रू आई ना, क्योंकि हम लोग उनसे कोई लेन देन, कोई लिंक नहीं है। आज चूंकि मैं उनके अगेंस्ट इसी मामले के रिलेटेड एप्लीकेशन दे चुकी हुई थी, खामोशी के साथ, बगैर उनको रिस्पॉन्ड किया एप्लीकेशन दे चुकी हुई थी। और एप्लीकेशन देने में आज जब मैं गई हूँ, आज हम दोनों पार्टीज को जो है ना वो बुलाया हुआ था, आज मैं गई, और आज उस बंदे ने, वो मलिक खालिद ने, जो बदामी बाग में काम करते हैं, 1 नंबर के फ्रॉडी हैं, उन्होंने, जिनको औरत की इज्जत नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि जो मर्जी मैं उनकी कहीं ना कहीं भांजी लगती हूँ, मैं किसी की बहन बेटी इज्जत हो सकती हूँ, उन्होंने ना समझाओ, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की बहन बेटी को इज्जत दी नहीं है। उन्होंने एसएचओ के ऑफिस में मुझे लाइव थ्रेटनिंग की, मुझे घूरा, मुझे लाइव थ्रेटनिंग की, मेरे ऊपर पड़ रहे थे मारने को। एसएचओ के ऑफिस में 50 लोगों में उन्होंने ये हरकत की। उसी टाइम उन पे एफआईआर हुई है, और उसी टाइम उनको अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल दिया गया। और हमारी बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो हमारी सीएम साहिबा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसे मर्दों को, जो एसएचओ के ऑफिस में लिहाज नहीं कर सकते, वहां पे मुझे थ्रेटन कर सकते हैं, वहां पे मुझे गाली दे सकते हैं, वहां मुझे धमका सकते हैं, वहां मुझे मारने को पड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आई वॉज राइट, मैंने राइट डिसीजन लिया। आज वो अरेस्टेड है, जेल के अंदर है, और इसका सबूत मैं साथ लगा भी रही हूँ। ठीक है, उन पे उसी वक्त एफआईआर हुई है, क्योंकि मैं वहां पे फिर एसएचओ को कहा कि ये देख ले आपके सामने जिनके खिलाफ मैंने एप्लीकेशन दी, ये देख ले सबूत, जीता जागता सबूत। और उस बंदे ने ब्रॉड में भी ये माना है
कि उसने मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस किया था और ब्रॉड में आके उसने गालियां भी दी मुझे, ब्रॉड में आके उसने जो भी बोला, आज वो एसएचओ के ऑफिस में, डीएचए के एसएचओ के ऑफिस में वो लाइव मुझ पे पड़ा, थ्रेटनिंग की, मुझे घूरा और मुझे लाइव थ्रेटनिंग की एसएचओ के सामने, और भी जितने ऑफिशियल्स थे उनके सामने, और भी 40-50 लोग जो थे उनके सामने। और अभी वो जेल में है, उन पे एफआईआर हो चुकी हुई है इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है हमारे गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से, कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, इनको ना बेल दी जानी चाहिए, ना इनको छोड़ा जाना चाहिए। जो औरत को 50 लोगों में बैठ के ना सिर्फ धमका रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई बेल नहीं होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कोई इजी हैंड नहीं देना चाहिए। बाकी मैं उनकी पिक्चर भी लगा रही हूँ जो वो अरेस्ट है। तो ये एक कहते हैं ना, अल्लाह की लाठी बेवास होती है, ये होती है बेवास अल्लाह की लाठी। आपने मेरे बारे में आके जो भी झूठ बका, अभी तो मैंने सारे सच रखने हैं, या अल्लाह ने आपको, अल्लाह की पकड़ में आप आए हैं। है, मैं ये सब कुछ चाहती नहीं थी, ये सब कुछ स्टार्ट किया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि इनसे मेरी इज्जत और शौकत बर्दाश्त नहीं हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला करने वाला, जो मामला करने वाला, अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह की ज़ात पूछने वाली है। जालिमों के खिलाफ इफ्रा खान खड़ी हुई है, जालिम मर्दों के खिलाफ खड़ी हुई है, वुमेन राइट्स के लिए खड़ी हुई है। इफ्रा खान आखिरी दम तक लड़ेगी इंशाल्लाह। मलिक खालिद फिरदौस से जो है ना, मुझे मेरी फैमिली को इज्जत जान माल का ख़तरा है। मैंने पहले दिन से ये बात कहना चाहती थी, मैंने उस चीज़ को फिर भी कंट्रोल करके रखा, लेकिन अब मैं ओपनली कह रही हूँ, है तो है, दैट्स इट। ये बंदा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गई कि उनका बड़ा बेटा अब्दुर्रहमान भी जेल के अंदर है, ठीक है। ये वही लोग हैं, ये वही फैमिली हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेटन कर रहे थे। इन्होंने लाइव एसएचओ के ऑफिस में भी मुझे वही थ्रेटन ही किया, तो जिसकी वजह से इन पे फ़ौरन एफआईआर दी एसएचओ साहब ने और ये अरेस्टेड है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि इनकी बेल भी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो औरत को इतना थ्रेटन करें, जो एसएचओ के ऑफिस तक लिहाज ना करें। ये डोमेस्टिक वायलेंस तो कर चुके हुए हैं, चूंकि अब 6 साल से हम इनको नहीं मिलते, वरना ये डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आज भी आए होते। आज इस तरह मुझे एसएचओ के ऑफिस में पड़े हैं ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस आज भी उन्होंने कर देना था, लेकिन उससे कम भी उन्होंने नहीं किया। तो क्या देख रहे हैं आप इस केस में कि आरटीएस प्रोग्राम से शुरू होने वाला ये जो केस है, ये किस तरफ का रुख इख्तियार कर रहा है और किस तरह ये ख़ानदान के अंदर लड़ाई झगड़ा और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पैदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के हवाले से? इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए या फिर आपको लगता है कि इफ्रा खान जो कर रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं? अगर आप सही समझते हैं तो आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।